देखिए लास्ट क्लास में हमने जो कुल प्रकीर्णित ऊर्जा है उसको तथा साथ ही साथ में जो किसी एक सॉलिड एंगल के अंदर जो प्रकीर्णित ऊर्जा है, इन दोनों के लिए हमने फाई और अल्फा मतलब जो ध्रुवण कोण तथा साथ ही साथ में प्रकीर्णन कोण है उसके रूप में मैं क्या किया था, इन एनर्जी का मान ज्ञात किया था। साथ ही साथ में जो तीन प्रकार के प्रकीर्णन थे, थॉमसन प्रकीर्णन, अनुनादक प्रकीर्णन और रेले प्रकीर्णन, इनके बारे में भी पढ़ा था। और साथ में ये भी बताया था कि थॉमसन प्रकीर्णन कौन सी वाली कंडीशन में होता है, अनुनादक प्रकीर्णन कौन सी वाली कंडीशन में होगा और रेले प्रकीर्णन कौन सी कंडीशन में होगा। और ये भी चीज बताई थी कि इन तीनों ही प्रकीर्णन के अंदर, इन तीनों ही प्रकीर्णन में से जो रेले प्रकीर्णन होता है वही किस चीज का कारण होता है, आकाश में नीले रंग का कारण होता है। और दूसरा, जो आप सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य को देखते हो तो वो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या होता है, आपके रेले प्रकीर्णन होता है। क्योंकि इस समय में, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो आपतित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उनकी आवर्ती जो होती है वो माध्यम के कणों की आवर्ती की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ये सब चीजें होती है। अब देखो, अब आता है आप लोगों के इसी के ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है जो कि काफी बार अजमेर के एग्जाम में भी पूछा गया है, अजमेर के एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है। क्या पता इसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसमें आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन जो 3.5 नंबर वाले आते हैं उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या है, अथवा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी वाला आप लोगों को खुद को करना है। जो कि जैसे कि मान लो कि अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी के जैसा कि जैसा अदर क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो, अपना बना के भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, थॉमसन प्रकीर्णन अनुप्रस्थ, थॉमसन प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का मान तथा विमा की तथा इसकी विमा की गणना कीजिए। मतलब कुल मिला के आपको एक तो सिग्मा का मान ज्ञात करना है थॉमसन प्रकीर्णन के अंदर, उसके बाद में इस प्रकीर्णन के अंदर आपके जो ये सिग्मा है इसकी विमा क्या होगी वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो थॉमसन प्रकीर्णन जो है उसमें प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट का मान जो होता है वो क्या होता है, का सूत्र काट का फॉर्मूला सिग्मा इज टू क्या होता है आपके 8 पाई आर नॉट का स्क्वायर अपॉन 3। और यहाँ पे आर नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, 8 पाई बाई 3 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन सी स्क्वायर का। ये हो गया। अब देखो जब आपने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो उस कंडीशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखो सिग्मा का मान आपने लिख लिया किसके लिए, थॉमसन प्रकीर्णन के लिए। अब देखो इस मान, ये जो इक्वेशन है इससे हमको क्या निकालना, थॉमसन प्रकीर्णन के अंदर जो प्रकीर्णन काट या प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट है उसका मान याद करना है। तो देखो जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकीर्णन पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि जब भी तरंग इंसिडेंट होगी तो उस इंसिडेंट के दौरान धनात्मक केंद्र और ऋणात्मक केंद्र क्या हो जाते थे, विस्थापित हो जाते थे और इलेक्ट्रॉन दोलित्र के रूप में दोलन करते हुए क्या करते थे, प्रकीर्णित तरंग का उत्सर्जन करते थे। तो यहाँ पे m जो होगा वो किसका द्रव्यमान के रूप में यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के रूप में। c प्रकाश का वेग होता है और e क्या होता है आप लोगों के इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसमें यूज हो जाएगा। तो अब देखो इसमें
ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी कांस्टेंट है। अब वैल्यू जो है वो किसकी और इनकी मान रखोगे तो उस कंडीशन में देखो सबसे पहले ई का मान क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। उसके बाद में सी बराबर क्या आएगा 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा आपके प्रकाश का वेग। और m का मान क्या आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 kg। ये क्या आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इन मानों को किस समीकरण में रखोगे? इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, जब इस समीकरण में इन मानों को रखेंगे तो सिग्मा बराबर 8 इंटू 3.14 अपॉन 3। एक चीज और, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है आपके 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो होता है आपके 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर होता है। ये आपको इसमें रखना है साथ में। तो 8 अपॉन 3 इंटू 3.14 उस टाइम में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 का होल स्क्वायर अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तब इसका मान जो है वो लगभग किसके इक्वल आएगा 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 20 मीटर। ये वैल्यू तो निकालना कुछ भी नहीं था, ये तो सरल ही था। अब मेनली जो इसके अंदर निकालनी होगी वो सिग्मा की बीमा निकालनी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिग्मा का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा वो क्या था 8 पाई अपॉन 3 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एमसी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या अब इस इक्वेशन के अंदर? बचा जो इस सिग्मा के अंदर, क्योंकि इसकी कोई बीमा नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई भी बीमा है का यूज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसकी कोई भी बीमा नहीं है, तो इस कंडीशन में आर की बीमा ओनली जो ये सिग्मा है या पर्किनन की जो बीमा है ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आर नोट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सिग्मा की बीमा ओनली फॉर ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिग्मा की बीमा आर नोट स्क्वायर की बीमा के समान होगी। ठीक है, अब करना क्या है सिर्फ आर नोट की बीमा को निकालना है, सिग्मा की बीमा अपने आप निकल जाएगी। तो देखो आर नोट किसके बराबर है? आर नोट बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एमसी स्क्वायर। और किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलम्ब बल होता है वो कूलम्ब बल F बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उन दो आवेशों के मध्य की दूरी के बराबर होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना इस आर नोट में और इस आर में फर्क है। इस आर नोट और आर में डिफरेंस इतना सा कि जो वो आर नोट है वो आपके इलेक्ट्रॉन की क्लासिकली या फिर जो आपका दोलित्र है उसकी क्या है क्लासिकल रेडियस है। पर ये आर जो है ये क्या है? यह आर आपके दो आवेशों के मध्य की जो दूरी है उसको प्रदर्शित करता है। तो यहां से ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया एफ आर स्क्वायर। अब इस आर नॉट के अंदर इसका मान रख दो। तो एफ बराबर आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा आपके एफ आर स्क्वायर अपॉन इनकी विमाएं लिखो एफ की एम एफ आर एन सी की विमा
जब आप इनकी विमाएं लगाओगे तो उस कंडीशन में ये आर नॉट बराबर क्या आ जाएगा आपके, आर नॉट की विमा एम एल टी माइनस के 2 एल का होल स्क्वायर अपॉन एम आप क्या आ जाएगा, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपके एन एल क्यूब टी माइनस 2 अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर। तो ये आर नोट की विमा किसके बराबर आ गई, एल के बराबर आ गई। ठीक है, वैसे देखी जाए तो रेडियस ही है, तो रेडियस तो मीटर में ही होगी, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि इसकी विमा एल के बराबर होगी। फिर भी अगर आपको निकालने का बोल दिया जाए, ठीक है, आपको निकालने का बोल दिया जाए विमा, तो आपको ये करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 3.5 नंबर के अंदर आधा नंबर या 1 नंबर मिलेगा। क्योंकि बिना निकाले आप अगर लिख दोगे सीधी तो उस कंडीशन में ये गलत हो जाए, मतलब सही तो होगी पर अगर प्रूव नहीं किया तो 3.5 नंबर का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आर नॉट बराबर क्या आ गया आपके एल। तो आर नॉट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एल के होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो तो सिग्मा की विमा क्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप किसके लिए अनुनादक और रेले, इन दोनों प्रकीर्णन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, उनके प्रकीर्णन का मान तथा साथ ही साथ में उनकी विमा को ज्ञात कर सकते हो। पर चेंजिंग उसमें यह है, उसमें ये है कि वहां पे आपके पास में क्या आ रही होती है, एक जी की टर्म भी आ रही होती है, और साथ ही साथ में आपके पास में ओमेगा नॉट और ओमेगा का मान भी पता होना चाहिए। मतलब आपतित होने वाली तरंग और जो माध्यम के अणु जो होते हैं उसके अंदर ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो दोलित्र के रूप में बिहेव करते हैं, उनके ऑसिलेशन का भी मान आपको, कोणीय आवर्ती का भी मान मालूम होना चाहिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अवमंदन गुणांक का मान, साथ ही साथ में आपतित होने वाली तरंग की आवर्ती तथा जो इलेक्ट्रॉन या दोलित्र जो माध्यम के कण है उनके ऑसिलेशन की आवर्ती देगा तो ही उसका क्वेश्चन पूछेगा। और अगर सीधा पूछ ले तो समझ लेना वो किससे क्वेश्चन के बारे में, कौन से प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा है, थॉमसन प्रकीर्णन के बारे में पूछ रहा है। अब आता है आप लोगों के प्रकीर्णित प्रकाश का ध्रुवण, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनकी वेलोसिटी प्रकाश के समान होती है, तो उन प्रकाश की तरंगें भी जो होती है वो भी क्या होती है, प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। उनका प्रकीर्णन हो किसी माध्यम के द्वारा तो उसका ध्रुवण हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आपने अभी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकीर्णन पढ़ा है, क्योंकि प्रकाश की तरंगें भी एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनका वेग भी क्या होता है, प्रकाश के वेग के समान होता है। हाँ, ये अलग बात है किसी माध्यम में जाएगी तो उनका वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में भी ऐसा ही होता है। तो कुल मिला के जो प्रॉपर्टी प्रकाश की तरंग की होती है वैसी की वैसी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी होती है। अब पढ़ेंगे प्रकीर्णित प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या फिर ये कह सकते स्कैटरिंग। ठीक है, अब देखो जब हमने विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकीर्णन किया था तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान किसके प्रोपोर्शनल आया था, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जब फॉर्मूला पढ़ते थे तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर आप क्या लिखते थे, आर नॉट का स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपने साइन स्क्वायर थीटा के दो अलग अलग मान निकाले थे
और इसके अंदर पुट किए थे। तो अब आप देखो कि जो प्रकीर्णन है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वो किस प्रकार से का प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर हमको ध्रुवण करना है तो उस कंडीशन के अंदर जो यूज किया जाता है मेनली प्रकाश के प्रकीर्णित तरंग का जो ध्रुवण है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपतित होने वाली तरंग के ध्रुवण के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकीर्णित तरंग है उसका ध्रुवण किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका ध्रुवण आपतित तरंग के ध्रुवण पर निर्भर करता है। और जो प्रकीर्णन होने वाली तरंग है उसके ध्रुवण को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार की तरंगों का यूज कर सकते हैं। एक तो कैसी तरंग, समतल ध्रुवित तरंग जिसका हर जगह के ऊपर क्या होता है परिणाम या फिर सॉरी एम्पलीट्यूड क्या होता है समान होता है, को हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं, आपतित तरंग के रूप में। दूसरा हम कैसी तरंग का यूज कर सकते हैं, अध्रुवित तरंग का। इन दोनों तरंगों को हम क्या कर सकते हैं, आपतित तरंगों के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको मालूम हो तो आपतित तरंग अगर किस प्रकार की हो, आपतित तरंग अगर समतल ध्रुवित है तो हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम पढ़ा था, जब आपतित तरंग समतल ध्रुवित होती है तो उस कंडीशन के अंदर फाई का मान या फिर ये कह सकते हो ध्रुवण कोण का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। उस कंडीशन में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर। मतलब बी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आपतित समतल ध्रुवित तरंग के लिए कॉस स्क्वायर अल्फा के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरंग कौन सी, अध्रुवित तरंग। तो अध्रुवित तरंग के अंदर जो है जो साइन स्क्वायर थीटा था उसका मान क्या आया था आपके 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, क्योंकि अध्रुवित तरंग के लिए सारे के सारे मान क्या थे, वैलिड थे। तो इस कंडीशन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा किसके बराबर है, 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास में टोटली क्या है, दो कंडीशन, एक तो समतल ध्रुवित तरंग और एक अध्रुवित तरंग। इन दोनों कंडीशन में आप देखो तो जो पहली कंडीशन है समतल ध्रुवित वाली कंडीशन, तो उस कंडीशन में इस तरंग का क्या नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं हो पाता। जिस दिशा में, जिस द्विध्रुव की दिशा में आप इसका प्रकीर्णन चाहते हो उस दिशा में इसका प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में अल्फा का मान क्या हो जाता है, π/2। इसका कारण ये कि तरंग कैसी है, समतल ध्रुवित तरंग, और उस कंडीशन के अंदर जो ध्रुवण कोण है उसका मान फाई बराबर 0 होने की वजह से जिस दिशा के अंदर इसका ध्रुव प्रकीर्णन होना चाहिए था उसके बीच में और जो संचरण की दिशा है इस तरंग की, आपतन के दौरान संचरण की दिशा, उसके मध्य का एंगल अल्फा का मान क्या हो जाता है, प्रकीर्णन कोण का मान π/2 हो जाता है। उस वजह से डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 0। जब डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान 0 हो गया तो मतलब आप जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जो विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट होती है और आवेश विस्थापित होते हैं और ध्रुवण उत्पन्न होता है उस दिशा के अंदर प्रकीर्णन का मान क्या होगा, 0 होगा। और इस कंडीशन के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका ध्रुवण क्या होगा, ध्रुवण की दिशा के लंबवत दिशा में ये क्या हो जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकीर्णित हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ध्रुवण द्विध्रुव की लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, डायग्राम से अगर इसको समझे तो किस प्रकार से,
ये जेड एक्स, ये एक्स, ये वाई। क्योंकि आप x के अनुदिश देखोगे तो लंबवत अक्ष कौन सी है, y है। और वैसे देखी जाए तो ये दोनों ये पर जिस दिशा में ध्रुवण, ध्रुवण की दिशा क्या है, ये वाली है, द्विध्रुव की दिशा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो क्या है, ये है। तो इसके लंबवत आप देखोगे तो कौन सी अक्ष है, z और y भी है। पर ये वाली तरंग जो है वो कैसी है, आपतित समतल ध्रुवित तरंग है, तरंग है। तो अब जो इसका प्रकीर्णन होगा वो कौन सी अक्ष के अनुदिश, इसके लंबवत अक्ष y के अनुदिश होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होगी आपकी प्रकीर्णित विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, समतल ध्रुवण वाली कंडीशन में विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकीर्णन कैसे होगा, इस तरीके से होगा। वो द्विध्रुव आघूर्ण वाली दिशा में क्या नहीं होगी, प्रकीर्णित नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कौन सी दिशा के अंतर्गत होगा इसका ध्रुवण, वाई। अब देखो सेकंड कंडीशन इसकी, जब तरंग कैसी है, जब आपके तरंग कैसी हो, दूसरी आपतित तरंग कैसी हो, अध्रुवित तरंग। जब आपतित तरंग अध्रुवित होती है तो उस कंडीशन में डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ पे हम अल्फा की दो वैल्यू होगी जिसके ऊपर इसका मान जो अवकलनी प्रकीर्णन परिक्षेत्र है, अवकलन प्रकीर्णन परिक्षेत्र जो है उसके मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कौन से एंगल के ऊपर हो सकता है। अल्फा का मान अगर क्या हो जाए आपके 0 तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वहीं पर अगर अल्फा का मान क्या हो जाए 5/2 तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान क्या आएगा 1/2, जो कि वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको मालूम हो तो ध्रुवण की कोटि, मैंने पहले भी जब पढ़ाया था तब हमने कहा था कि जो वैल्यू आ रही है आपके पास में P = 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको आप क्या बोलते हो, ध्रुवण की कोटि। और अध्रुवित तरंग जो होती है उसके लिए आपको मालूम है जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कभी भी ध्रुवण की कोटि का मान क्या है, इकाई जो है वो क्या नहीं है, नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से तरंग क्या नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से कभी भी किसी तरंग का ध्रुवण नहीं हो सकता। जब पूर्ण रूप से किसी भी तरंग का ध्रुवण नहीं हो सकता, 100% वो ध्रुवित नहीं हो सकती, इसका मान क्या है, इसका मान इकाई नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, उस कंडीशन में आपको इतना सा ये पता रखना है कि जो तरंग होगी वो क्या होगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ध्रुवित नहीं होगी। और यहाँ पे जो ये प्रकाश की अध्रुवित तरंग जो होगी वो क्या होगी, क्या होगी, आंशिक रूप से क्या होगी, ध्रुवित होगी। मतलब आपतित होने वाली दिशा के अंतर्गत, मतलब इसका ध्रुवण जो होगा वो क्या होगा, संचरण के लंबवत, संचरण की दिशा के लंबवत अक्षों के अनुदिश होगा, की दिशा के लंबवत अक्षों में होगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो कैसे डायग्राम से देख लो इसको, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। x ये कैसी अध्रुवित
तरंग है। तो जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा, इस दिशा में भी ध्रुवण होगा और इस दिशा में, क्योंकि अब यहाँ पे ध्रुवण जो है वो कैसा है, आंशिक ध्रुवण है, इस वजह से ये द्विध्रुव अक्ष भी है और साथ ही साथ में अक्ष भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे ध्यान रखना इस दिशा में क्या हो रहा है, एक्स दिशा में क्या हो रहा है, तरंग का आपके क्या हो रहा है, प्रकीर्णित तरंग का क्या हो रहा है, ध्रुवण हो रहा है। और ये जो है ये कौन सी है, वायु दिशा में ध्रुवित प्रकीर्णित तरंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके आगे जो है एक टॉपिक इस यूनिट में और बचा है, वो है आपके द्रव तथा ठोसों के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकीर्णन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है। वो लगभग आपके 2 से 3 दिन का टॉपिक है, उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे।